नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अभिनव के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से अभिनंदन स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबको पता है हम संविधान सभा की चर्चा कर रहे हैं। भारतीय संविधान के तहत हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं संविधान सभा, और संविधान सभा के 3 वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके होंगे और इस चौथे वीडियो का आपको इंतजार होगा। काफी लंबा समय हो गया है, इसलिए मैं थोड़ा सा आ नहीं पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। अब आपको वेट करने की, प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डेली रेगुलर आपको वीडियो अपलोड होते रहेंगे अपने जो एप्लीकेशन है उस पे, और आपको रेगुलर वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। अब आपको ज्यादा वेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब एक फ्लो में, एक रिदम में आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कंप्लीट कर पाएंगे। 1-2 दिन में मैं आपको ये सारे वीडियो अपलोड करके अवेलेबल करवा दूंगा। दोस्तों चलिए स्टार्ट करूं। पहले की काफी लंबा समय हो चुका है, इसलिए मैं 2 मिनट में थोड़ा रिवीजन करवा देता हूं आपका। हुआ क्या था, अपन ने लास्ट क्लास जो देखी थी लास्ट क्लास में हमने बात की थी, कैबिनेट मिशन भारत आया था, और कैबिनेट मिशन ने जो अपनी योजना प्रकाशित की थी 16 मई 1946 को, वो योजना क्या थी, कैसे डिसाइड हुआ, मैंने आपको बताया था कि 389 में से 296 सीटें जो ब्रिटिश भारत की थी उनके चुनाव होने थे, और जो शेष देशी रियासतों की सीटें थी उन्हें मनोनीत किया जाना था। मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों कि देशी रियासतों के सदस्यों ने संविधान सभा में सम्मिलित होने से मना कर दिया था, और जो जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए थे वो 296 सीटों के लिए संपन्न हुए थे, जिसमें मैंने बता दिया था आपको कि जो सीटें थी उनका विभाजन किस प्रकार से था। पूरा डायग्राम आपके सामने मैंने रख दिया था। 208 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई थी, 73 सीटें मुस्लिम लीग पार्टी को प्राप्त हुई थी, और 15 सीटें अन्य राजनीतिक दलों को प्राप्त हुई थी। ये सारा प्रोस्पेक्टिव आप पढ़ चुके हैं। जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा की 296 सीटों के लिए, या मैं कहूं ब्रिटिश भारत का जो 296 सीटों का था संविधान सभा में, उनका चुनाव संपन्न हुआ था, और देशी रियासतों ने संविधान सभा में सम्मिलित होने से मना कर दिया था। आगे चल के ये देशी रियासतें भी संविधान सभा में अपना स्थान ग्रहण कर लेती हैं, अर्थात एक एक करके जैसे जैसे इनका भारत में विलय हुआ वैसे वैसे इन्होंने संविधान सभा में अपने स्थान ग्रहण कर लिए। इसकी कोई एग्जैक्ट तिथि, एग्जैक्ट डेट मेंशन नहीं मिलती है कि देशी रियासतों के सदस्यों ने संविधान सभा में स्थान ग्रहण कब किया था। एक तो आपको यह याद में रखना है। कई बार ऐसा होता है कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर देशी रियासतों के सदस्यों ने क्या बाद में संविधान सभा में स्थान ग्रहण नहीं किया था, और किया था तो कब किया था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देशी रियासतों के सदस्यों ने संविधान सभा में बाद में एक एक करके अपना स्थान ग्रहण किया था, एक साथ ग्रहण नहीं किया, इसलिए इसकी कोई एग्जैक्ट डेट मेंशन नहीं मिलती है। आगे मैं बात करूं, चुनाव संपन्न हुए जुलाई अगस्त 1946 को, और चुनाव संपन्न होने के बाद पहली बैठक, यहां से मैं चर्चा करूंगा। आज का जो अपना क्लास, आज का जो अपना सेशन रहेगा वो रहेगा संविधान सभा की पहली बैठक से। देखिए दोस्तों, संविधान सभा की जो पहली बैठक थी, संविधान सभा की पहली बैठक ये हुई थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। ये ध्यान रखें आप। पहला क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। आपने अच्छे से इसको पढ़ रखा होगा कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। ज्यादा इसमें आपको दिक्कत आती नहीं है। अमूमन ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, ये बहुत आम हो चुका है, सबको पता है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इस पहली बैठक में क्या क्या खास चर्चाएं रही दोस्तों, मैं आज आपके सामने कुछ बहुत शानदार फैक्ट आपके सामने रखने वाला हूं कि पहली बैठक में क्या क्या खास चीजें रही थी। उसके ऊपर अपन एक एक करके चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक तो याद रहे, पहली बैठक में जैसा कि आप बार बार पढ़ते हैं, अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। और अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया था तो आप जानते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को। ये लो, पहला ही क्वेश्चन आपका कि संविधान सभा की पहली बैठक में संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। दोस्तों मैं आपको एक नाम और बता दूं कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष क्यों बनाया गया, उसकी भी थोड़ी चर्चा कर लूं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य हुआ करते थे, तो इन्हें वरिष्ठता के आधार पर बनाया गया था। किसके आधार पर? वरिष्ठता के आधार पर। एक तो आप इस चर्चा को ध्यान में रख लें, वरिष्ठता के आधार पर। दूसरा, मैं एक हाथ और बता दूं, एक बात लगे हाथ, कि वरिष्ठता के आधार पर यह अध्यक्ष बनाने की यह परंपरा है, यह फ्रांस से ली है। कहां से ली है? फ्रांस से। इसको भी आप याद रख लें।
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन कई बार हो जाता है। कैसे हो जाता है? जब प्रश्न ऐसे आ जाए कि संविधान सभा की पहली बैठक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, फिर 4 कथन दिए हुए आ जाएंगे। एक कथन आ जाएगा, पहला अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया। एक कथन आ जाएगा वरिष्ठता के आधार पर। तीसरा कथन यह भी आ सकता है कि वरिष्ठता के आधार पर ये जो अध्यक्ष बनाने की परंपरा है ये भारत ने कहां से ली है? फ्रांस से। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तब आपको ये चीजें बहुत शानदार हेल्प करती हैं। आप एक एक फैक्ट को अगर देख लेते हैं तो यहां से गलत होने की संभावना फिर खत्म हो जाती है दोस्तों। चलिए, और बहुत सारी बातें हैं, मैं एक एक करके चर्चा करूंगा सबकी। 3 बातें बताई। पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। किस आधार पे? वरिष्ठता के आधार पे। और ये वरिष्ठता के आधार पे अध्यक्ष की परंपरा कहां से ली है? फ्रांस से। 2 बातें ध्यान से सुनना। एक तो क्या, अगर प्रश्न कभी यह पूछ ले कि पहली बैठक में जो अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया तो इनका नाम किसने पुकारा? बहुत शानदार प्रश्न है दोस्तों, लेवल का प्रश्न है, एक शानदार लेवल का क्वेश्चन है कि डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा का नाम किसने पुकारा था पहली बैठक में? इनका अस्थायी अध्यक्ष पद के लिए नाम अनाउंस किसने किया है? नाम किसने पुकारा? तो याद रखना दोस्तों, जेबी कृपलानी ने। किसने? जेबी कृपलानी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। जेबी कृपलानी ने इनका नाम पुकारा। इनका नाम पुकारा किनका? तो अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा का नाम पुकारा था जेबी कृपलानी ने। इसीलिए दोस्तों ध्यान रखना, जेबी कृपलानी को कहा जाता है संविधान सभा में पहला वक्ता। यह भी ध्यान रखें आप, पहला वक्ता जेबी कृपलानी को प्रथम वक्ता कहा जाता है। प्रथम वक्ता संविधान सभा में। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है संविधान सभा में। यह ध्यान रखना आप कि जेबी कृपलानी को संविधान सभा में पहला वक्ता भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट, संविधान सभा में पहला वक्ता जेबी कृपलानी को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है पहला वक्ता जेबी कृपलानी को, तो मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि इनका नाम जो पुकारा था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा का, वो जेबी कृपलानी ने ही पुकारा था। जेबी कृपलानी का नाम अनाउंस हुआ, जेबी कृपलानी जी आते हैं, अस्थायी अध्यक्ष पद के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया। जेबी कृपलानी जी ने नाम पुकारा और नाम पुकारने के बाद डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा आते हैं और अस्थायी अध्यक्ष का पद ग्रहण करते हैं। दोस्तों, पद ग्रहण करने के बाद क्या हुआ, मैं अब उसकी चर्चा कर रहा हूं, ध्यान दीजिए एक एक करके नेक्स्ट पेज पे। चलिए, पहली चीज, मैं इसका बैकग्राउंड थोड़ा चेंज कर लेता हूं दोस्तों, या मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, क्योंकि जो बैकग्राउंड हमने ले रखा है उस पे शायद ये कलर, जो बैकग्राउंड जो ले रखा है उस पे शायद इस पेन से आपको दिक्कत आए। चलिए, मैंने पेन का कलर चेंज कर लिया है जिससे आपको क्लियर दिखने में कोई दिक्कत न आए, क्लियर दिखाई दे। चलिए, अब मैं बात करने वाला हूं कि सचिदानंद सिन्हा ने अस्थायी अध्यक्ष का पद ग्रहण किया। पद ग्रहण करने के बाद उन्होंने क्या बोला? पहले दोस्तों, एक बहुत अचंभित करने वाला फैक्ट आपके सामने रख रहा हूं। सचिदानंद सिन्हा ने जो अपना पद ग्रहण किया उसके बाद उन्होंने संविधान सभा में सबसे पहले 2 मिनट का मौन रखवाया। आप सुनकर बड़े स्तब्ध हो जाएंगे, बड़े अचंभित हो जाएंगे कि डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने पहली ही बैठक में अस्थायी अध्यक्ष का पद ग्रहण करने के बाद 2 मिनट का मौन क्यों रखवाया? दोस्तों, हुआ क्या था? एक्चुअल में बंगाल से एक सदस्य चुनाव जीत करके आए थे, बंगाल से, जिनका नाम था प्रसन्न देव रैकूट। क्या नाम था? प्रसन्न देव रैकूट। ये बहुत गजब का प्रश्न हो सकता है आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अमूमन क्या होता है, हम संविधान सभा की बेसिक बातें पढ़ लेते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, पहला अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया, ये बातें। और इसमें मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये कोई ज्यादा खास बातें नहीं है, बहुत नॉर्मल चीजें हैं, हम पढ़ चुके हैं, बार बार ये प्रश्न आ भी चुके हैं। मैं कुछ नए फैक्ट आपके सामने रख रहा हूं, इसलिए इनको सुनिए आप। आते ही उन्होंने क्या किया? 2 मिनट का मौन रखवाया संविधान सभा में। और 2 मिनट का जो ये मौन रखवाया, ये 2 मिनट का मौन क्यों रखवाया? तो बंगाल से एक सदस्य थे प्रसन्न देव रैकूट। क्या नाम था दोस्तों? प्रसन्न देव रैकूट। जब जुलाई अगस्त 1946 को संविधान सभा की 296 सीटों के लिए चुनाव हुए, उस चुनाव में ये प्रसन्न देव रैकूट साहब चुनाव जीतकर आए थे। लेकिन जब तक पहली बैठक होती तब तक प्रसन्न देव रैकूट का हो चुका था निधन। क्या हो चुका था? निधन हो चुका था। प्रसन्न देव रैकूट का निधन हो गया था। इनका निधन होने के कारण 2 मिनट का मौन रखवाया गया। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा बोले कि हमारे एक भाई, हमारे एक साथी जो संविधान सभा का चुनाव जीत करके आए थे, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है, इसलिए
उनके लिए 2 मिनट का मौन रखवाया गया। एक तो आपको यह बात याद रखनी है। आगे चलिए, उसके बाद उन्होंने क्या कहा तो जरा ठीक से सुनिएगा एक एक करके। उन्होंने कहा कि मेरी तबियत जो है, मेरा स्वास्थ्य जो है, मेरा स्वास्थ्य, तबियत की बजाय स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग करेंगे अपन, मेरा स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहता है। और जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि उम्र इनकी ज्यादा हो चुकी थी, क्योंकि वरिष्ठता के आधार पर ही तो इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो इन्होंने कहा कि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहता है, मेरी उम्र ज्यादा है, और जो डॉक्टर के निर्देशन में मेरा इलाज अभी चल रहा है, अर्थात बराबर जो इनका ट्रीटमेंट चल रहा था, कि जिन डॉक्टर के ट्रीटमेंट में मैं हूं इस समय, उन्होंने मुझे ज्यादा काम करने के लिए अभी मना कर रखा है, अर्थात मैं ज्यादा कार्य नहीं कर सकता, इसलिए मैं अकेला इस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी को उठा नहीं पाऊंगा। देखो, तो मैं एक बात बता देता हूं आपको पहले ना, मैं आपको एक एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। मेरा आपको संविधान सभा पढ़ाने का उद्देश्य कतई सिलेबस पूरा करवाना नहीं है। मेरा आपको संविधान सभा पढ़ाने का उद्देश्य है आपको पता चले कि वास्तव में भारत का संविधान कितना खूबसूरत है, हमारे देश के संविधान जो है वो कितना खूबसूरत संविधान, कितना शानदार एक दस्तावेज हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें दिया है। उसकी एक एक बात मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं खोल के, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको चीजें समझ में आए और संविधान की सुंदरता का आपको एहसास हो, और ये इतना एक शानदार सब्जेक्ट है, उसमें आपकी रुचि डेवलप हो, आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो। संविधान एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्त, संविधान एक ऐसा दस्तावेज है दोस्तों, जिसके अंदर एक बार अगर आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो गया तो उसके बाद आपका पढ़ने का खुद ब खुद मन करेगा। आप वेट करेंगे कि कब मुझे समय मिले और कब मैं संविधान को पढ़ूं। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसको हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ही पढ़ें। मैं तो ये मानता हूं कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसकी बेसिक जानकारियां एक हर व्यक्ति को होनी ही चाहिए। एक देश के नागरिक हैं आप, भारत के नागरिक हैं आप, और एक नागरिक के रूप में आपको यह तो पता होना ही चाहिए कि हमारा संविधान कितना खूबसूरत है। इसलिए मैं एक एक चीज आपके सामने रख रहा हूं। क्या कहा सच्चिदानंद सिन्हा ने कि मेरा स्वास्थ्य खराब रहता है, इसलिए डॉक्टर ने मुझे ज्यादा काम करने के लिए मना कर रखा है, इसलिए जो अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी आपने मुझे सौंपी है, मुझे इसका निर्वहन करने में, मतलब इस कर्तव्य का, जो कर्तव्य आपने, जो दायित्व मुझे सौंपा है अध्यक्ष पद का, उसका निर्वहन करने में मुझे एक व्यक्ति की मदद की आवश्यकता है। मैं अकेला इस पद के दायित्व को निर्वहन नहीं कर सकता। तो जब उन्होंने ये कहा कि मुझे एक व्यक्ति की मदद की आवश्यकता है, तो इनसे कहा गया कि आप खुद ही, आपको आवश्यकता है तो आप खुद ही क्यों ना वो नाम बता दीजिए जिनकी आवश्यकता आपको है, अर्थात आप किसे अपनी मदद के लिए चुनना चाहेंगे। तो इन्हीं से कहा गया कि आप ही एक नाम बता दीजिए जो आपकी मदद कर सके। तो इन्होंने स्वयं सच्चिदानंद सिन्हा ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने फ्रेंजे एंथोनी का नाम पुकारा। किसका नाम पुकारा दोस्तों? फ्रेंजे एंथोनी का। एक बात याद रहे दोस्तों, फ्रेंजे एंथोनी एक आंग्ल भारतीय सदस्य। कैसे सदस्य? आंग्ल भारतीय। मैं एक शब्द बोल रहा हूं आंग्ल भारतीय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एंग्लो इंडियन। इन दिनों काफी चर्चा में है, जब चर्चा आएगी तो मैं इस पे भी खुल के डिटेल में चर्चा करूंगा दोस्तों। देखिए, फ्रेंजे एंथोनी का नाम पुकारा, सिन्हा ने फ्रेंजे एंथोनी का नाम पुकारा। इन्होंने कहा कि फ्रेंजे एंथोनी मेरे कार्यों में मेरी मदद करेंगे। इसीलिए दोस्तों एक गजब का प्रश्न क्रिएट होता है। हम सब आज तक ये पढ़ते आए हैं कि संविधान सभा में पहले उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। बिल्कुल सही पढ़ा आपने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक खास बात का ध्यान रखना, संविधान सभा में पहले अगर आपसे पूछ ले अस्थायी उपाध्यक्ष, तो याद रखना दोस्तों पहला अस्थायी उपाध्यक्ष आएगा फ्रेंजे एंथोनी। यह प्रश्न आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रश्न साबित हो सकता है। फ्रेंजे एंथोनी थे अस्थायी उपाध्यक्ष पहले, जैसे सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, उसी प्रकार अस्थायी उपाध्यक्ष माना जाता है फ्रेंजे एंथोनी को, क्योंकि इन्हें सच्चिदानंद सिन्हा के कार्यों में मदद करने के लिए चुना गया था। अब मैं चलना चाहता हूं दोस्तों आगे थोड़ा सा। आपको जरूर याद रखना है, पहला अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और पहले अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रेंजे एंथोनी। 9 दिसंबर को ही ये चुने गए। अब चलिए आगे, मैं आगे की कुछ बातों की चर्चा करना चाहता हूं। ये थी पहली बैठक की कुछ मोटी मोटी, कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं, बेहद महत्वपूर्ण तथ्य मैंने आपके सामने रखे हैं। अब 2 सिंपल से तथ्य और हैं, मैं उनको भी आपके सामने रख देना चाहता हूं। देखिए, पहली बैठक में ध्यान दीजिए दोस्तों, पहली बैठक में कुल सदस्य कितने थे? तो यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। संविधान सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 207। ये एक विवादास्पद भी है। ये जो फैक्ट है थोड़ा विवादों में भी रहता है। कैसे रहता है जरा ठीक से सुनिए।
आप कुछ किताबें पढ़ेंगे, अच्छी किताबें, मैं कह रहा हूं खुद कुछ अच्छी किताबों में भी ऐसे फैक्ट लिखे हुए हैं, भूलवश त्रुटिवश हो जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक में 211 सदस्य थे। आपकी जानकारी क्लियर कर दूं दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक में 211 सदस्य नहीं थे। संविधान सभा की पहली बैठक में केवल 207 मेंबर्स थे। कितने थे दोस्तों? 207 मेंबर्स थे। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर ये फैक्ट विवादास्पद क्यों है, 211 क्यों मिलता है? मैं लगे हाथ आपकी ये भ्रांति भी क्लियर कर देता हूं कि 211 क्यों मिलता है। याद रखना दोस्तों, अगर संविधान सभा के पहले सत्र की बात करें, पहला सत्र बोल दूं या मैं बोल दूं पहला अधिवेशन, बड़ा ही ध्यान से सुनना, मैं बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट की चर्चा कर रहा हूं आपके सामने। संविधान सभा की पहली बैठक मतलब 9 दिसंबर की बात कर रहा हूं दोस्तों। याद रखना 9 दिसंबर को केवल 207 सदस्यों ने ही भाग लिया था, 211 ने नहीं। और ये 211 पता है क्यों मिलता है? संविधान सभा के पहले सत्र या अधिवेशन में सदस्य पूछ ले तो दोस्तों आएगा 211। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। मैं फिर कह रहा हूं, संविधान सभा की पहली बैठक में 207 सदस्य, किंतु संविधान सभा के पहले सत्र या अधिवेशन की बात करें तो आएगा 211। और आप अच्छे से जानते हैं संविधान सभा के कुल 12 सत्र या अधिवेशन बोल दूं और बैठकें हुई थी कुल 166। आप बेहद अच्छे तरीके से जानते हैं एक सत्र में एक से अधिक बैठकें हो सकती हैं। कोई जरूरी नहीं है कि एक सत्र में एक से अधिक बैठकें हों ही। जैसे कि 12 सत्रों में 2 सत्र ऐसे थे, 6वां सत्र और 12वां सत्र, जिसमें केवल एक बैठक हुई थी। कितनी हुई थी? एक। तो दोस्तों सत्र का मतलब होता है एक से अधिक बैठकें हो सकती हैं, जो लंबा चलता था, और बैठक मतलब एक दिन प्रॉपर। तो 9 दिसंबर 1946 को जो प्रॉपर पहली बैठक थी संविधान सभा की, इसमें दोस्तों कितने सदस्यों ने भाग लिया? 207। और पहले सत्र में बोले तो 211। ये आपको ध्यान में रखना है। मैं 2 बातें आपके सामने और रखना चाह रहा हूं, शानदार और इंपॉर्टेंट। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले संविधान सभा की पहली बैठक, तो याद रखना संविधान सभा की पहली बैठक का मुस्लिम लीग पार्टी ने किया था बहिष्कार। मुस्लिम लीग पार्टी ने बहिष्कार कर दिया था। क्या कर दिया था? बहिष्कार। पहली बैठक का मुस्लिम लीग पार्टी ने बहिष्कार कर दिया। क्यों कर दिया? तो इनकी एक ही मांग थी, अलग राष्ट्र के गठन को लेकर के। किसको लेकर के? अलग राष्ट्र। दोस्तों आप जानते हो 1937 में 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में जब चुनाव हुए थे, 1937 से ही मुस्लिम लीग कहने लग गई थी। मुस्लिम लीग पार्टी ने कहना शुरू कर दिया था, द्विराष्ट्र सिद्धांत दे दिया था, 2 नेशन थ्योरी। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था, कहना प्रारंभ कर दिया था कि हिंदू और मुस्लिम 2 धर्म नहीं, 2 संप्रदाय नहीं, बल्कि 2 राष्ट्र हैं। इसीलिए अलग राष्ट्र की मांग को लेकर के इन्होंने पहली बैठक का कर दिया था बहिष्कार। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे। संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार कर दिया था मुस्लिम लीग ने। और मैंने आपको बताया कि मुस्लिम लीग, कई बार दोस्तों हम क्या सोच बैठते हैं, हम ये सोच बैठते हैं कि मुस्लिम लीग पार्टी ने बहिष्कार कर दिया था तो सभी मुस्लिम सदस्यों ने भी बहिष्कार कर दिया था। जी नहीं दोस्तों, मैं मुस्लिम लीग पार्टी बोल रहा हूं, मैं मुस्लिम नहीं बोल रहा हूं। कांग्रेस पार्टी से भी तो कुछ मुस्लिम सदस्य चुनाव जीत करके आए थे। ऐसा तो है ही नहीं कि सारे मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग पार्टी से ही चुनाव जीत करके आए थे। कई बार बच्चा परेशान हो जाता है कि सर क्या पहली बैठक में एक भी मुस्लिम सदस्य नहीं था? अरे भाई मैं ऐसा थोड़ी बोल रहा हूं कि एक भी मुस्लिम सदस्य नहीं था। मैं बोल रहा हूं मुस्लिम लीग एक पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी से भी तो बहुत से मुस्लिम व्यक्ति, मुस्लिम समुदाय के लोग चुनाव जीत के आए थे। मैं कतई ये नहीं बोल रहा हूं कि मुस्लिमों ने बहिष्कार किया, मैं बोल रहा हूं प्रॉपर मुस्लिम लीग पार्टी ने पहली बैठक का बहिष्कार किया था। यह बात को आपको ध्यान में रखनी है। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि कोई भी मुस्लिम सदस्य पहली बैठक में नहीं था। एक तो ये याद रखना। आगे चलिए, मुस्लिम लीग पार्टी ने बहिष्कार कर दिया। कई बार बच्चों के दिमाग में यह भी क्वेश्चन आता है कि सर चुनाव तो 296 सीटों के लिए हुए थे। मैं एक कॉन्सेप्ट कवर कर रहा हूं आपका। चुनाव कितनी सीटों के लिए हुए थे? 296। और मुस्लिम लीग की कितनी सीटें थी? 73। अगर उनकी 73 की 73 सीटों को भी काउंट कर लें तो आप निकाल दीजिए 296 में से 73 सीटें। बावजूद इसके 207 ही थोड़ी बचते हैं भाई। अगर 296 में से आप 73 निकालते हैं, कितने निकालते हैं? 73, तो भी तो 10 से 207 थोड़ी बचते हैं। एक बार निकाल के देख लीजिए, 296 में से 73 अप्रोक्सीमेट 223 10 से बचते हैं। कितने बचते हैं? 223। बिल्कुल देख लीजिए भाई, 296 थे चुनाव, 296 के लिए हुए थे। मुस्लिमों को कितनी मिली थी? 3 सीटें। ये लीजिए 3, ये 2 और ये 2, 223 सीटें बचती हैं। तो बोले सर आप तो बता रहे हो कि पहली बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया और मुस्लिम लीग पार्टी ने बहिष्कार किया। चलिए मान लीजिए कि मुस्लिम लीग पार्टी ने बहिष्कार किया, फिर भी 73 ही तो सदस्य थे टोटल। अगर पूरे भी नहीं आते हैं तो 223 होने चाहिए ना, फिर 207 ही कैसे आए?
तो दोस्तों ऐसा थोड़ी होता है कि पहली बैठक में सारे के सारे सदस्य अवेलेबल हो। कुछ सदस्य ऐसे भी तो थे जो निजी कारणों से भी अनुपस्थित थे। भाई कई सदस्य ऐसे थे जिनके कुछ निजी कारण थे, निजी परेशानियां थी, इसकी वजह से भी उपस्थित नहीं थे, इसलिए इसका भी ध्यान रखना। कई बार बच्चा अनावश्यक ही परेशान हो जाता है कि ऐसा कैसे हुआ, 207 नहीं भाग क्यों लिया, 223 क्यों नहीं आए, 73 नहीं तो बहिष्कार किया था। इसका थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको दोस्तों। अब मैं चल रहा हूं आगे। जहां तक मैं जानता हूं, मैंने पहली बैठक के संबंध में आपको बहुत सारी चर्चाएं कर ली हैं। एक चर्चा और करता हूं और पहली बैठक को खत्म करता हूं। ठीक से सुनना दोस्तों, याद रहे एक बहुत शानदार जानदार क्वेश्चन यहां से निकलता है, आरएस प्रीलिम्स में बन भी चुका है। क्या क्वेश्चन है सुनना। ये जो संविधान सभा की पहली बैठक थी ना, संविधान सभा की पहली बैठक, इस संविधान सभा की पहली बैठक को चर्चिल ने, जो कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री थे, पता है आपको, जब भारत आजाद हुआ था उस समय तो एटली थे, क्लीमेंट एटली की सरकार थी, प्रधानमंत्री थे वो। उससे जस्ट पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। चर्चिल ने संविधान सभा की पहली बैठक को बिना दुल्हन की बारात, इतना शानदार क्वेश्चन, मजेदार भी लगता है, बिना दुल्हन की बारात की संज्ञा दी, बिना दुल्हन की बारात की संज्ञा दी। ये ले दोस्तों, आपको दिखने में ये हास्यप्रद लग रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये क्या मजाक कर रहे हो। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है। संविधान सभा की पहली बैठक को चर्चिल ने बिना दुल्हन की बारात की संज्ञा दी थी। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्ट का बहुत शानदार मजेदार क्वेश्चन है। अब मैं चल रहा हूं दोस्तों आगे। मैं ऐसा मान रहा हूं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि पहली बैठक में आपकी सारी बातें कवर हो गई होंगी और कुछ भी आपका छूटा नहीं होगा। अब मैं चल रहा हूं आगे, संविधान सभा की दूसरी बैठक। दूसरी बैठक बोलूं उससे पहले मैं 2-3 बातें आपको बता दूं। दोस्तों अपन अमूमन पढ़ते आए हैं, पुरानी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं उनमें भी ऐसा लिखा हुआ है, आजकल जो चल रही है उनमें भी कई किताबों में ऐसा है। जो आजकल किताबें वगैरह पढ़ते हैं, गाइडें हैं बहुत प्रकार की, मार्केट में बहुत सी किताबें हैं, बहुत सी गाइडें हैं, सारी अपनी जगह बेस्ट है। हर किताब अपनी जगह बेस्ट होती है, हर लेखक अपनी जगह बेस्ट होता है, लेकिन यहां कुछ त्रुटियां, कुछ भ्रांतियां हैं। मैं एक एक करके सारी भ्रांतियां आपकी दूर कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। संविधान सभा की दूसरी बैठक हमने आज तक पढ़ा है 11 दिसंबर 1946 को। क्या पढ़ा है दोस्तों? 11 दिसंबर 1946 को। दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं, संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर को नहीं बल्कि 10 दिसंबर 1946 को मानी जाएगी। ये लीजिए, संविधान सभा की दूसरी बैठक। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत जानदार क्वेश्चन है कि संविधान सभा की जो दूसरी बैठक थी वो दूसरी बैठक थी 10 दिसंबर 1946 को। अक्सर क्या होता है, अक्सर ऐसा होता है कि बच्चा इन चीजों को पकड़ ही नहीं पाता। बच्चे को ऐसा लगता है कि ये तो गलत हो गया, ये फैक्ट। बेटा गलत नहीं है। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर नहीं 10 दिसंबर 1946 को ये है। संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई 10 दिसंबर 1946। अब मैं आपकी भ्रांति दूर कर दूं। आप सोच रहे होंगे सर इस बैठक में क्या हुआ, तो जरा ठीक से सुन लीजिए। आज तक हम ये पढ़ते आए हैं कि संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ये बनाया गया, चुना गया या निर्वाचित किया गया, इसकी भी मैं बहुत अच्छी चर्चा करूंगा आपके साथ, थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए, 10 दिसंबर 1946 को हुई थी दूसरी बैठक, पहले तो ये। और इस दूसरी बैठक में पता है क्या हुआ था? आप जानते हैं दोस्तों, जब भी कोई चुनाव होता है तो चुनाव से पहले जो व्यक्ति उम्मीदवार होता है, चुनाव लड़ता है, वो अपना नामांकन पत्र भरता है। क्या भरता है? नामांकन पत्र। ठीक से सुनिएगा, ठीक से मैं दो जानकारी आपके सामने रख रहा हूं। 10 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक में नामांकन पत्र आमंत्रित किए गए। नामांकन पत्र आमंत्रित किए गए कि भाई कौन अध्यक्ष पद के लिए नामांकन आवेदन भरता है, नामांकन पत्र भरेगा, आवेदन करेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 10 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नामांकन भरा। क्या भरा? नामांकन भरा।
किसके लिए? अध्यक्ष पद के लिए। और दोस्तों एकमात्र नामांकन भरा था इन्होंने संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष के पद के लिए। एकमात्र नामांकन जो आया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही आया था। इन्होंने 2 नामांकन पत्र भरे थे दोस्तों, ये भी बता दूं जानकारी के लिए। नामांकन पत्र इन्होंने एक नहीं भरा था, 2 पत्र भरे थे, लेकिन अकेले भरने वाले थे राजेंद्र प्रसाद। मतलब राजेंद्र प्रसाद के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति ने अध्यक्ष पद का नामांकन पत्र भरा ही नहीं था 10 दिसंबर 1946 को। ये आपको ध्यान रखना है, ये फैक्ट का बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन हो सकता है। 10 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो नामांकन भरा वो एकमात्र नामांकन भरा था उन्होंने। इसके अलावा कोई नामांकन या कोई आवेदन नहीं आया था अध्यक्ष पद के लिए। और अकेले राजेंद्र प्रसाद ने 2 नामांकन पत्र भरे थे। कितने भरे थे? 2। एक्चुअल में क्या होता है कि कई बार इस चीज का डर और भय रहता है कि कोई नामांकन पत्र रद्द ना हो जाए किसी त्रुटिवश। इस कारण एक नहीं बल्कि 2 नामांकन पत्र भरे थे राजेंद्र प्रसाद ने 10 दिसंबर 1946 को। और याद रखना दोस्तों, यह दूसरी बैठक की चर्चा थी, न कि तीसरी बैठक की। फिर तीसरी बैठक जो हुई, ध्यान रखना, तीसरी बैठक ये लीजिए आपके सामने रख रहा हूं मैं। तीसरी बैठक संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। और याद रखना 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो ये तीसरी बैठक हुई, इस तीसरी बैठक में एक मजेदार बात बोल रहा हूं आपको मैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का, देख लीजिए, तीसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, किसको दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष चुना गया। स्थायी अध्यक्ष चुना गया। यह बात आपको याद रखनी है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। याद रखना, मैं चुना गया बोल सकता हूं या मैं बोल सकता हूं निर्वाचित। क्या बोल सकता हूं? निर्वाचित। मैंने कई बार देखा है, कई जगह ऐसा लिखा हुआ मिल जाता है। क्या लिखा हुआ मिल जाता है? कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष मनोनीत किया था। ना जी ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बाकायदा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा। मैंने कहा थोड़ी देर पहले, बाकायदा नामांकन पत्र मांगे गए थे, आवेदन मांगे गए थे। एकमात्र आवेदन आया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, और 2 आवेदन किए थे इन्होंने। बाकायदा आवेदन मांगा गया, आवेदन मांगने के बाद इन्होंने नामांकन पत्र भरा, या मैं बोलूं आवेदन पत्र भरा, एक ही बात है, नामांकन पत्र बोल दूं, आवेदन पत्र बोल दूं। और उसके बाद जब दूसरा नामांकन आया ही नहीं, ये अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने नामांकन पत्र भरा था अध्यक्ष पद के लिए, तो इनको निर्विरोध अध्यक्ष पद पर चुन लिया गया था। मैं फिर कह रहा हूं, इस प्रश्न को विशेष रूप से ध्यान रखना। कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए यहां से पूछता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष डैश 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 किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 मनोनीत, ऑप्शन नंबर 1 निर्वाचित, ऑप्शन नंबर 3 चयनित, ऑप्शन नंबर 4 और कोई ऑप्शन डाल देगा, इनमें से कोई नहीं। याद रख लेना, निर्वाचित किया गया था, मनोनीत नहीं किया गया था, चयनित नहीं किया गया था। चयनित और मनोनीत क्या होते हैं, इनकी चर्चा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, तब मैं एक एक करके करूंगा। जहां जो टॉपिक टच करेगा उसकी चर्चा अपन वहां करेंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब मैं चल रहा हूं दोस्तों आगे एक बहुत बढ़िया चर्चा को लेकर के। अब तक अपन ने क्या किया? 9 दिसंबर 1946, 10 दिसंबर 1946 और 11 दिसंबर 1946, ये जो 3 बैठकें थी, इनकी चर्चा कर ली। अब मैं दोस्तों आपको एक बात और बताता हूं, बड़ी ही शानदार, बड़ी ही जानदार, एक बड़ी अहम और महत्वपूर्ण चर्चा है दोस्तों। ये क्यों है, सुनना। हम कई जगह ऐसा पढ़ लेते हैं, कई बुक्स में ऐसा है कि 11 दिसंबर 1946 को ही एच.सी. मुखर्जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। दोस्तों ये बात ध्यान रखना, ये बात तो सत्य है कि एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा में उपाध्यक्ष थे, पहले स्थायी उपाध्यक्ष, पहले स्थायी उपाध्यक्ष। अस्थायी तो बताया मैंने, फ्रेंच एंथोनी, लेकिन ये 11 दिसंबर 1946 को नहीं चुने गए थे। फिर आप कहेंगे सर ये कब चुने गए थे, तो उसकी चर्चा भी मैं कर लेता हूं, ध्यान से सुनना आप। एच.सी. मुखर्जी को स्थायी उपाध्यक्ष चुना जाएगा 25 जनवरी 1947 को। दोस्तों ध्यान रखना ये बात, 25 जनवरी 1947 को एच.सी. मुखर्जी को स्थायी उपाध्यक्ष चुना जाएगा, न कि 11 दिसंबर को। याद रखना ये बात, 25 जनवरी 1947 को चुना जाएगा इनको उपाध्यक्ष। इनका उपाध्यक्ष पद का चुनाव 25 जनवरी 1947 को होगा, 11 दिसंबर को नहीं होगा। ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है 11 दिसंबर तक। अब मैं थोड़ी आगे चर्चा कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मैं चाह रहा हूं कि मैं इस चर्चा को यही करूं, अस्थायी उपाध्यक्ष वाली को, या सॉरी
स्थायी उपाध्यक्ष, ध्यान रखना, संविधान सभा में उपाध्यक्ष। मैं इस चर्चा को यही खत्म करके चलना चाह रहा हूं। संविधान सभा में उपाध्यक्ष, ध्यान दीजिए इस चर्चा के ऊपर। दोस्तों मैंने कहा पहला अस्थायी उपाध्यक्ष, आपको मैंने बता दिया। अस्थायी उपाध्यक्ष तो मैंने बता दिया आपको, फ्रेंजे एंथोनी। इन फ्रेंजे एंथोनी का नाम तो आप रखना ही, ये लगातार 7-8 लोकसभाओं में मनोनीत होंगे। फ्रेंजे एंथोनी साहब, मैं बताऊंगा जब आपको लोकसभा पढ़ाऊंगा। चलिए, फ्रेंजे एंथोनी। स्थायी उपाध्यक्ष की बात करें, स्थायी उपाध्यक्ष पहले तो ध्यान रखना दोस्तों, स्थायी उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। इनका पूरा नाम है हरेंद्र कुमार मुखर्जी। कोई जरूरत नहीं है वैसे, प्रश्न अगर आप इतना याद रख लेते हैं एच.सी. मुखर्जी, दैट्स इनफ। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा में पहले उपाध्यक्ष थे। चलिए दोस्तों, एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा में पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। और कब बने एच.सी. मुखर्जी, तो यह भी याद रख सकते हैं आप, 25 जनवरी। मैं हिंदी में ही लिख देता हूं, थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहेगा। 25 जनवरी 1947 को। अब हुआ क्या, आप एक बात का और विशेष ध्यान रखना, अब जो मैं चर्चा कर रहा हूं बड़ी अहम चर्चा है, ध्यान दीजिए। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा में उपाध्यक्ष चुने गए थे 25 जनवरी 1947 को। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, विभाजन के बाद, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, माउंटबेटन योजना के तहत, मैं लेके आऊंगा माउंटबेटन योजना को बाद में, उसके बाद विभाजन के बाद ये जो क्षेत्र था, कौन सा क्षेत्र, जहां से एच.सी. मुखर्जी चुनाव जीत करके आए थे, इनका निर्वाचन क्षेत्र, इनका निर्वाचन क्षेत्र, इनका एच.सी. मुखर्जी का निर्वाचन क्षेत्र, दोस्तों इनका निर्वाचन क्षेत्र चला गया पाकिस्तान में। कहां चला गया, पाकिस्तान। बहुत शानदार फैक्ट का क्वेश्चन बता रहा हूं मैं कि एच.सी. मुखर्जी का निर्वाचन क्षेत्र पाकिस्तान चला गया। और जब इनका निर्वाचन क्षेत्र पाकिस्तान चला गया तो ऑफिशियल सी बात है, एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के सदस्य ही नहीं रहेंगे। और जब ये संविधान सभा के सदस्य नहीं रहेंगे तो फिर ये उपाध्यक्ष भी नहीं रहेंगे, ये बाहर हो गए। लेकिन बाद में दोबारा भारत में संविधान सभा की सीट से इनका पुनर्निर्वाचन करवा के संविधान सभा में एच.सी. मुखर्जी का पुनर्निर्वाचन करवाया गया और इन्हें दोबारा संविधान सभा का मेंबर बनाया गया। जो भारत के निर्वाचन क्षेत्र थे उनमें से इनका दोबारा पुनर्निर्वाचन करवाया गया और एच.सी. मुखर्जी को एक बार फिर संविधान सभा में लाया गया। और याद रहे, पुनः जब इनका निर्वाचन हुआ उसके बाद इन्हें दोबारा से 16 जुलाई 1947 को, यह बहुत मजेदार क्वेश्चन रख रहा हूं मैं आपके सामने, 16 जुलाई 1947 को संविधान सभा में, ध्यान देना दोस्तों, संविधान सभा में जो उपाध्यक्ष थे वो एक नहीं बल्कि 2 चुने गए। एक साथ 2 उपाध्यक्ष चुने गए। 25 जनवरी को एच.सी. मुखर्जी को बनाया था, इनका निर्वाचन क्षेत्र पाकिस्तान चला गया, बाद में इनका पुनर्निर्वाचन करवाया गया, ये संविधान सभा के दोबारा सदस्य बनाए गए। और उसके बाद जब 16 जुलाई 1947 को दोबारा उपाध्यक्ष इन्हें बनाया गया एच.सी. मुखर्जी को, तो अकेले एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष नहीं बनाया गया। दोस्तों याद रख लेना, एक साथ 2 उपाध्यक्ष बनाए गए थे। एक संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष, कितने दोस्तों, 2, ध्यान दीजिए, संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष बनाए गए, उपाध्यक्ष बनाए गए। एक एच.सी. मुखर्जी दोस्तों, और दूसरा नाम जो शानदार, ध्यान रखना, दूसरा नाम वी.टी. कृष्णामाचारी। क्या बोल रहा हूं दोस्तों मैं, वी.टी. कृष्णामाचारी। दोस्तों याद रखना, मैं वी.टी. कृष्णामाचारी बोल रहा हूं, टी.टी. एक तो था टी.टी. कृष्णामाचारी जो प्रारूप समिति में आएंगे, ये थे वी.टी. कृष्णामाचारी। याद रहे, संविधान सभा में दोनों ही मेंबर थे, वी.टी. कृष्णामाचारी और टी.टी. लेकिन खास याद रखना, अगर आप राजस्थान की किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वहां ये क्वेश्चन आपको बहुत काम में आएगा। ये जो संविधान सभा में एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी 2 उपाध्यक्ष बनाए गए थे, एक तो
एस सी मुखर्जी और दूसरे वीटी कृष्णामाचारी। याद रखना ये वीटी कृष्णामाचारी जो थे ना दोस्तों उपाध्यक्ष, ये वीटी कृष्णामाचारी उपाध्यक्ष थे, ये राजस्थान से संविधान सभा के मेंबर थे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये संविधान सभा में राजस्थान से सदस्य थे वीटी कृष्णामाचारी, और ये दोनों एस सी मुखर्जी और वीटी कृष्णामाचारी उपाध्यक्ष कब बनाए गए? 16 जुलाई 1947 को दो उपाध्यक्ष बनाए गए थे संविधान सभा में, एक नहीं बल्कि दो उपाध्यक्ष बनाए गए। दोनों के नाम आपके सामने हैं। ये चर्चा जो मैंने की है ना आपके सामने छोटी सी, ये चर्चा आपके कॉन्सेप्ट तैयार करने में बहुत काम आएगी, आपके मस्तिष्क के कपाट खोलने में काम आएगी। संविधान सभा एक बहुत गहरा टॉपिक है दोस्तों। भाई आप सोच के देखिए, इस संविधान सभा ने हमारे देश को एक बहुत सुंदर संविधान दिया है, एक बहुत सुंदर दस्तावेज दिया है जिसके तहत आज शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। यह संविधान भारत की आत्मा है भाई, और ऐसे ही थोड़ी कहते हैं इसे भारत की आत्मा। इसके तहत देश की शासन व्यवस्था का संचालन होता है। इसीलिए दोस्तों ध्यान रखना, एक बहुत सुंदर, एक बहुत खूबसूरत दस्तावेज बना करके दिया इस संविधान सभा ने। तो संविधान सभा की चर्चा मैं गहरी करना चाहता हूं। मैं मोटी मोटी चर्चा नहीं करना चाहता संविधान सभा की, क्योंकि अगर संविधान सभा की चर्चा मोटी मोटी हुई तो उसके बाद आप मान के चलना कि आपका आगे का कॉन्सेप्ट अच्छा कवर नहीं होगा। मैं आपका एक फाउंडेशन तैयार कर रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन अच्छा मजबूत तैयार हुआ, मान के चलना मंजिल उतनी ही खूबसूरत खड़ी होगी जो हम मिलकर खड़ी करेंगे इसके ऊपर। एक शानदार इमारत इस फाउंडेशन के, संविधान सभा रूपी इस नींव के ऊपर भारत के संविधान की एक खूबसूरत शिला, एक खूबसूरत भवन हम तैयार करेंगे। इसीलिए फाउंडेशन मजबूत होना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसीलिए मैं इसको इतना गहरा लेकर के चल रहा हूं, आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं चल रहा हूं दोस्तों आगे, थोड़ा सा एक एक बात के ऊपर चर्चा कीजिएगा, एक एक बात पे गौर कीजिएगा। ये तो थी 3 बैठकों की चर्चा, पहली, दूसरी, तीसरी और तीसरी। अब मैं थोड़ी आगे चर्चा कर रहा हूं दोस्तों। चलिए, अब एक बहुत बड़ा लेकुना, एक बहुत बड़ी भ्रांति होती है पहली, दूसरी, तीसरी बैठक के बाद। हमने पढ़ा है कि पहली बैठक 9 दिसंबर, दूसरी 11 और तीसरी 13। ऐसा नहीं है दोस्तों। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। अब आप कहोगे सर कैसे मान लें, एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है, इसका उत्तर यही माना गया है जो मैं बता रहा हूं, और उसी पैटर्न पे मैं आपको बता रहा हूं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक, 10 दिसंबर को दूसरी बैठक, 11 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक, और अब आप पढ़ोगे 13 दिसंबर 1946 को चौथी। जी नहीं, 12 दिसंबर 1946 को ही हो चुकी थी चौथी बैठक। 13 दिसंबर 1946 को तो संविधान सभा की 5वीं बैठक हुई थी। दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, यह प्रश्न अभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पुट अप हो चुका है, क्योंकि आप सब जानते हो बहुत अच्छे से कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। कौन सा प्रस्ताव रखा गया था? उद्देश्य। अभी प्रश्न आया था, क्या प्रश्न आया था कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की कौन सी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया? ये प्रश्न आया था कौन सी बैठक में। दोस्तों ये 5वीं बैठक थी। मैं फिर बोल रहा हूं, ये 5वीं बैठक थी। आप कहेंगे सर हमने तो तीसरी पढ़ा है, कुछ ने चौथी पढ़ा। जी नहीं, ये 5वीं बैठक है। खुद को अपडेट करके रखें आप। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत सुंदर दस्तावेज है, इसको अगर आप डेली अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि गलतियां हो जाएं, गलतियों की संभावना बढ़ जाती है। और एक बात बता दूं दोस्तों, आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी इज द गेम ऑफ वर्ड्स। पॉलिटी इज द गेम ऑफ वर्ड्स दोस्तों। राजनीति शब्दों का खेल है, और इसीलिए तो कहते हैं वैसे भी राजनीति शब्दों का ही खेल है। और मेरे भाई ये राजनीति है, ये पॉलिटी है, ये अच्छे अच्छों को हिलाती है। इसीलिए कहते हैं ना कि पॉलिटी में टिकना है, पॉलिटिक्स में टिकना हो या पॉलिटी में टिकना हो तो पेशेंस रखना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा, एक अच्छे प्लेयर की तरह खेलना पड़ेगा, एक जादूगर की तरह बनना पड़ेगा आपको। क्यों बनना पड़ेगा? एक अच्छा प्लेयर वो नहीं होता जो एक दिन रन मार दे, एक अच्छा प्लेयर वो होता है जो डेली रन मारता है। इसीलिए ये पॉलिटी है, और मैं कह दूं पॉलिटी इज द गेम ऑफ वर्ड्स। राजनीति शब्दों का खेल है, और इस राजनीति में जो कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ रहे हैं ये बहुत सुंदर है। एक एक नींव पकड़नी है, एक एक चीज पकड़नी है, जोड़ते जाएंगे चीजों को और एक इमारत बने जाएगी। और हमारे मस्तिष्क में संविधान का एक खूबसूरत भवन, एक खूबसूरत महल बनकर तैयार हो जाएगा, जो हमें बार बार याद दिलाएगा कि हमने भारत का संविधान पढ़ा था, और यह संविधान बहुत खूबसूरत है। अब मैं चल रहा हूं आगे, ध्यान दीजिए। 11 दिसंबर 1946 को तीसरी, 12 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की चौथी बैठक हुई, और 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की 5वीं बैठक में
उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। दोस्तों कौन सा प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव। मैं दो बातें रख रहा हूं आपके सामने, सुनना। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पांचवी बैठक, कौन सी दोस्तों? पांचवी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसने दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहे थे अब तक, ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। कौन सा दोस्तों? उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उद्देश्य प्रस्ताव रखा, यह ध्यान देना। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पांचवी बैठक में, विशेष फोकस कर रहा हूं मैं, पांचवी बैठक में, ध्यान दीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव रखा जिसको हम उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। और याद रखना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। आजकल इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी का भी एक ट्रेंड चल पड़ा है, इसको भी आप जरूर ध्यान में रखें। 13 दिसंबर 1946 को जो ये उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, इसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहते हैं इंग्लिश में। उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। चलिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह उद्देश्य प्रस्ताव रखा और एक बड़ा जबरदस्त भाषण दिया संविधान सभा में। इस दिन 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक अग्रेसिव स्पीच दिया, एक बड़ा शानदार स्पीच दिया संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखने के साथ ही। और उन्होंने अपना मंतव्य रखा कि देश के लोगों ने संविधान बनाने का जो ये पवित्र कार्य हमें सौंपा है, इस कार्य को हमें जल्दी से जल्दी पूर्ण करना है। और इस कार्य को करने के लिए आज मैं चाहता हूं कि इस उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चा करें और इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करें। एक बड़ा अग्रेसिव स्पीच, ज्यादा अंश तो मैं उस स्पीच के नहीं बता पाऊंगा आपको, लेकिन मैं कुछ यूनिक, कुछ चुनिंदा अंश में बता देता हूं कि जवाहरलाल नेहरू ने बड़ा ही अग्रेसिव भाषण दिया। और इस भाषण के जो अंश थे वो इस प्रकार थे कि हम चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी संविधान निर्माण के इस कार्य को शुरू करें। जो संविधान निर्माण का कार्य, संविधान निर्माण का जो एक कार्य हमें देश के नागरिकों ने सौंपा है, हमें इस संविधान निर्माण के लिए देश के जनता ने, देश के नागरिकों ने हमें चुना है। यह भाषण इन्होंने दिया और कहा कि मैं चाहता हूं, मेरी बड़ी इच्छा है, ऐसे ही वक्तव्य रखे थे उन्होंने उस दिन कि मेरी बड़ी इच्छा है कि हम आज ही 13 दिसंबर 1946 को, दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि हम आज ही 13 दिसंबर 1946 को ही, मतलब 13 दिसंबर 1946 को ही जब इन्होंने रखा उद्देश्य प्रस्ताव, कि मैं चाहता हूं कि हम आज ही इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दें। बड़ी मजेदार बात बोल रहा हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू यही चाहते थे कि 13 दिसंबर 1946 को ही उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो जाए, लेकिन 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित नहीं किया। ये आपको पता भी है कि ये आगे चल करके पारित होगा 22 जनवरी 1947 को। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 13 दिसंबर 1946 को यह उद्देश्य प्रस्ताव पारित क्यों नहीं हुआ। तो इसके पीछे एक लॉजिक है, एक कहानी है, छोटी सी चर्चा कर रहा हूं, 2 मिनट की, ध्यान से सुनना। संविधान सभा में एक सदस्य हुआ करते थे एम.आर. जैकर। कौन हुआ करते थे? एम.आर. जैकर। ध्यान से सुनना दोस्तों, एम.आर. जैकर जो हैं, उन्होंने इस उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को ही पारित करने का विरोध किया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, फिर सुन लेना, मैंने ये नहीं कहा है कि एम.आर. जैकर ने उद्देश्य प्रस्ताव का विरोध किया। मैं ये बोल रहा हूं कि 13 दिसंबर 1946 को ही उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करने का एम.आर. जैकर ने विरोध किया कि हमें आज इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित नहीं करना चाहिए। नेहरू जी ने पूछा क्यों, और जैसे ही एम.आर. जैकर साहब ये बात बोले कि हमें आज उद्देश्य प्रस्ताव को पारित नहीं करना चाहिए, तुरंत इनकी इस बात का समर्थन किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कि ये सही कह रहे हैं, आज हमें उद्देश्य प्रस्ताव को पारित नहीं करना चाहिए। आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, एक शंका आएगी, एक द्वंद्व आएगा, एक भ्रांति उत्पन्न होगी कि सर क्यों विरोध किया। तो इन्होंने रखा अपना मंतव्य, बताया एम.आर. जैकर साहब ने कि क्यों चाहते थे कि आज ही पारित नहीं करें। इन्होंने कहा कि संविधान सभा के अंदर मुस्लिम लीग के हमारे जो भाई बहन चुन करके आए थे जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव के माध्यम से, उन्होंने अभी तक, मैंने आपको बताया था पहली बैठक का बहिष्कार किया था, उन्होंने 13 दिसंबर तक भी संविधान सभा में पूर्ण रूप से अपने स्थान ग्रहण नहीं किए थे। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर आज ही हमने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया तो हम संविधान सभा में आने के मुस्लिम लीग के दरवाजों को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देंगे।
अगर हमने आज ही पारित कर दिया तो मुस्लिम लीग बाद में क्यों संविधान सभा में शामिल होगी? वो कहेंगे कि आपको हमारी आवश्यकता ही क्या है, आपने उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर लिया है तो आप संविधान भी बना लीजिए। इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि मुस्लिम लीग के हमारे भाई बहन जो चुनाव जीत करके आए हैं वो भी संविधान सभा में सम्मिलित हो, इसलिए हमें उनका इंतजार करना चाहिए, हमें उनका वेट करना चाहिए कि वो भी संविधान सभा में सम्मिलित हो जाएं और उसके बाद हमें उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चा करनी चाहिए, ऐसा मंतव्य रखा। नेहरू जी भी इस बात से सहमत हुए और इसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को पारित करने का जो नेहरू जी का मंतव्य था, उनका विचार था, वो उन्होंने त्याग दिया। अर्थात 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित नहीं किया गया। वेट किया गया मुस्लिम लीग का कि वो आए। और आपको बता दूं मैं दोस्तों, ये बात भी याद रखना कि उद्देश्य प्रस्ताव में कुल 8 बिंदु थे, ये भी ध्यान रखना। ये स्टोरी जो मैंने आपको सुनाई है, मैं लिख नहीं रहा हूं, ये आपको ध्यान में रखनी है। उद्देश्य प्रस्ताव में कुल 8 बिंदु थे, ये भी आप याद रखें, ये कई बार पूछ लेता है। आप मेरे से पूछेंगे कि सर 8 बिंदु कौन कौन से? मोटी मोटी चर्चा में कर लेता हूं। आज जो हम पढ़ते हैं ना, गणतंत्र शब्द, लोकतंत्र शब्द, ये न्याय, ये स्वतंत्रता, ये समता, ये बंधुता, ये सारे जो प्रस्तावना में लिखे हुए हैं, जो न्याय की बातें लिखी हुई हैं, स्वतंत्रता की बातें, समता की बातें, बंधुत्व की बातें, गणतंत्र की बातें, ये जो सारी बातें लिखी हुई हैं आज हमारी जो प्रस्तावना में, ये इस प्रकार से ही कुल 8 बिंदु थे हमारे उद्देश्य प्रस्ताव में, जिसमें स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, गणतंत्र, लोकतंत्र, इनसे संबंधित ये कुल 8 बिंदु थे दोस्तों। इनका भी आपको ध्यान रखना है। आप सीधा याद रख लीजिए कि उद्देश्य प्रस्ताव में कुल 8 बिंदु थे। कितने बिंदु थे दोस्तों? 8 बिंदु थे। ये चर्चाएं जो आज मैंने की हैं आपके सामने उद्देश्य प्रस्ताव की, और मैंने कहा है कि 13 दिसंबर को रखा लेकिन पारित नहीं किया गया। आगे चल करके 22 जनवरी 1947 को, याद रखना दोस्तों, अंततः 22 जनवरी 1947 को एक लंबा इंतजार करने के बाद भी, जब, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक लंबा इंतजार करने के बाद भी जब मुस्लिम लीग के स्तर से संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए, तो 22 जनवरी 1947 को एक बार फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बड़ा अग्रेसिव स्पीच दिया, एक बड़ा अग्रेसिव भाषण दिया संविधान सभा में, और उन्होंने कहा कि हम आखिर कब तक इंतजार करेंगे, हम कब तक उद्देश्य प्रस्ताव को पारित नहीं करेंगे और कब तक संविधान निर्माण का एक कार्य शुरू नहीं करेंगे। इसलिए इन्होंने कहा कि अब हमें उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करना चाहिए और संविधान निर्माण का कार्य शुरू होना चाहिए। इसलिए अंततः 22 जनवरी 1947 को, ध्यान दीजिए दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। यह भी ध्यान रखना है आपको कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित कर दिया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया। यह बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मैं चाहता हूं कि लगे हाथ आपके साथ एक बहुत सुंदर सी चर्चा और कर लूं। एक बड़ी सुंदर सी, बड़ी मीठी सी चर्चा है, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, बड़ा अच्छा सा एक फैक्ट है। 22 जनवरी 1947 को जब यह उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ, दोस्तों याद रखना, इसी दिन इस उद्देश्य प्रस्ताव का उर्दू भाषा में अनुवाद, यह बड़ा जबरदस्त प्रश्न है। 22 जनवरी 1947 को ही उद्देश्य प्रस्ताव का उर्दू भाषा में अनुवाद किसने किया था? उर्दू भाषा में अनुवाद। तो यह प्रश्न भी आप याद रखना, यह किया था मोहनलाल सक्सेना ने। ये फैक्ट का अच्छा प्रश्न हो सकता है, ये फैक्ट का बहुत मजेदार प्रश्न हो सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव का उर्दू भाषा में अनुवाद किसने किया। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ध्यान रहे, उद्देश्य प्रस्ताव का उर्दू भाषा में अनुवाद मोहनलाल सक्सेना ने किया था 22 जनवरी 1947 को, जिस दिन यह पारित किया गया। इसी दिन उद्देश्य प्रस्ताव का उर्दू भाषा में अनुवाद किया गया था। ये थी चर्चाएं आपकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी बैठक की, जो मैंने आपके सामने रखी हैं। मैंने पूरी कोशिश की है, लगभग फैक्ट्स कलेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी कुछ फैक्ट छूट जाते हैं दोस्तों। समय की थोड़ी पाबंदियां भी रहती हैं, और आप जानते हो कि इट्स मोर देन सफिशिएंट। ये आपके जो अप्रोच है कंपटीशन के, इनके लिए मोर देन सफिशिएंट है। अगर सिविल सर्विसेज की अगर बात करें तो उस संबंध में राजस्थान की प्रशासनिक सेवा आरएस की बात करें, आगे जो पेपर्स लगते हैं और भी जो कंपटीशन एग्जाम्स लगती हैं, उनके संबंध में बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि लगभग जो फैक्ट मैंने आपको कवर करके दिए हैं, जो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर किए हैं, अगर आप इनको कवर कर लेते हैं, इन कॉन्सेप्ट को कवर कर लेते हैं और इन फैक्ट को कलेक्ट कर लेते हैं, तो आप उस एग्जाम तक भी अप्रोच कर सकते हैं। आपको ज्यादा परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ेगा।
बशर्ते कि आप लैंग्वेज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, क्योंकि वहां क्वेश्चन लैंग्वेज से नहीं कॉन्सेप्ट से क्रिएट होते हैं, और मैंने बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट आपके कवर कर दिए हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास जो मैं रखूंगा, नेक्स्ट सेशन जो मैं संविधान सभा का लेके आपके सामने आऊंगा दोस्तों, उस नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बता दूं पहले ही, अब हम चर्चा करने वाले हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव पारित होने के बाद संविधान सभा की बैठकें किस प्रकार चली, क्या क्या कार्य हुए, कैसे भारत का संविधान बना, ये जो 166 बैठकें थी, ये 166 कैसे हुई, इनमें से 12 अधिवेशन या सत्र थे, इनमें सबसे लंबे, मैं सारी बातें बताऊंगा आपको। सब एक एक दिन के 2 सत्र थे, 6वां और 12वां। सबसे लंबा सत्र था 9वां 38 दिन का, उसके बाद 7वां सत्र था 36 दिन का। कितने दिन का? 36 दिन का। इनकी चर्चा भी मैं आपके सामने करने वाला हूं, मैं एक एक फैक्ट आपको बताने वाला हूं। अगली क्लास का आप इंतजार करें, मैं बहुत जल्द संविधान सभा का नेक्स्ट पार्ट आपके सामने लेकर उपस्थित रहूंगा, और मैं सुनील इसी प्रकार आपके साथ जुड़ा रहूंगा संविधान सभा के इन सेशंस को लेकर। और आप सभी बच्चों से भी अपेक्षा है कि आप भी इन संविधान सभा की क्लासों का आनंद लेंगे, इनका लुत्फ उठाएंगे और आप जुड़े रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।